प्रणाम सभी को। सभी को आवाज़ आ रही है? प्रणाम सभी को। प्रणाम 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 मैम। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. एक बार सब लोगों से कॉन्सेप्ट कंफर्म करना है जो शायद आपको कहीं सुनने समझने में कुछ कंफ्यूज हुए हैं। एक बार एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जरा मीनिंग बताइए सब लोग को। कितने लोग इसको सही नहीं समझ पाए हैं वो जरा एक बार हैंड रेस कर दें, क्योंकि उस दिन हनुमान भैया ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत सारे लोगों ने गलत आंसर दिया था। ठीक है, चलिए कितने लोगों को क्लियर है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अंतर क्या है, वो हैंड रेस करें। जिनको अभी भी लगता है कुछ डाउट है, या उन्होंने भी समझाया, हमने पहले समझाया, अभी भी क्लियर नहीं है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में अंतर क्या है, पहले जिनको पता है वो हैंड रेस करें। सही, जिनको पता है वो हैंड रेस करें। ठीक है, चलिए बोलिए श्रुति मैम। एनाटॉमी मीन्स बाहरी संरचना, केवल शरीर के बाहर की ही संरचना नहीं, शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी जो संरचना है वो बाहरी परत है, वो एनाटॉमी है। ठीक है, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी आंतरिक संरचना, जो ऑर्गन्स हैं उनके अंदर के पार्ट, सभी पार्टों के सभी ऑर्गन्स का आंतरिक पार्ट, वो फिजियोलॉजी, उनके कार्य जो है वो फिजियोलॉजी। हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था। ठीक, किसको किसको ध्यान है? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, याद है? 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज थे। उसमें फर्स्ट टिश्यू का नाम क्या था? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या था हमारा? हमारे शरीर, बाहरी संरचना, बाहरी शरीर की भी लेयर थी, इसकी थी, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनकी भी बाहरी संरचना। ठीक है, ऐसे जो हमारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, चाहे वो हमारे शरीर, ये जो बाहर दिख रहा है ये एनाटॉमी हो, या लीवर को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो लीवर का जो बाहरी फिजिक है वो भी एनाटॉमी होगा। ठीक, तो कभी कुछ चीज़ें ऐसे लगे तो उनको, उन डाउट्स को ज़रूर दूर कर ले। उस दिन बात हुई तो फिर ऐसे क्लियर हमने कहा नहीं, हमने इसी तरह से, अब वो हो सकता है अभी आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को पढ़ा है तो समझने में कहीं कुछ रहा हो, क्योंकि ऐसे बस एक सिंपल एग्जाम्पल, जो एपिथेलियल टिश्यू की जब स्किन एक हो सकती है, जब बाहर हमारे बाहर की भी और हमारे ऑर्गन्स की भी, इन द सेम वे क्या है, हमारा जो हमारी एनाटॉमी है ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स की भी होगी और हमारे बाहर जो दिख रही बॉडी उसकी भी होगी। अब आते हैं फिजियोलॉजी में, तो फिजियोलॉजी हमारी क्या है, मान लो लीवर है, तो लीवर जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो लीवर अपना काम कर रहा है हमारे बिना एफर्ट के, हार्ट अपना काम कर रहा है हमारे बिना एफर्ट के, किडनी काम कर रही बिना एफर्ट के काम कर रही, तो वो जो उनकी वर्किंग प्रोसेस है, जो कार्य प्रणाली है, वो सब क्या है, वो फिजियोलॉजी है। अब सपोज करके हमने अपना हाथ उठाया, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि हमारा हाथ उठ रहा है, ये तो देखने में हाथ भले एनाटॉमी हो, लेकिन क्या बिना फिजियोलॉजी की सहायता से हाथ उठेगा? नहीं उठेगा। ठीक है,
अगर बिना फिजियोलॉजी की, अगर इसमें फिजियोलॉजी नहीं होगी तो क्या होगा, हाथ रुक जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ब्रेन से स्पाइन का या इस नर्व्स का कनेक्शन टूट गया है। कोई व्यक्ति बार बार श्वास नहीं ले पा रहा है या ठीक से नहीं ले पा रहा है, तो वो कहाँ श्वास ना ले पाना, प्रणाम हेमंत भैया, तो श्वास नहीं ले पा रहा तो इसका मतलब कहाँ इफेक्ट आ रहा है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में। मैं बाहर हूँ डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू करिए ना। अच्छा ठीक है हेमंत भैया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो श्वास ले रहे हैं वो हमारी फिजियोलॉजी हो गई, और एनाटॉमी क्या हो गई कि अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक से काम करेगा तो हमारी बॉडी की फिटनेस अलग दिखाई देगी, वर्किंग की कैपेसिटी अलग दिखाई देगी। मतलब जो कुछ भी हमारे बोलने में, देखने में, करने में जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फिजियोलॉजी से आ रही है। ठीक है, एनर्जी कहाँ से हमको मिल रही है, एनाटॉमी में फिजियोलॉजी से मिल रही है। ठीक है, और एनाटॉमी के जैसे एपिथेलियल टिश्यू जो हम लोगों ने पढ़ा था कि दोनों की, बाहर की भी हमारी स्किन और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी स्किन, दोनों एपिथेलियल टिश्यू इसमें कनेक्ट होते हैं। वैसे ही जो हमारी एनाटॉमी है वो क्या है, वो भी हमारी जो बाहर एनाटॉमी है और जो हमारे ऑर्गन्स की जो एनाटॉमी मतलब उनकी लेयर है वो सब हमारे किस में, एनाटॉमी में आएगा। और जो वर्किंग प्रोसेस है वो सब फिजियोलॉजी है, जिसके बेस पर या जिसके सपोर्ट से हमारी बॉडी एक्टिव होती है या काम करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कितने लोगों ने डायग्राम बना के देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम का या हमारे स्केलेटन सिस्टम का, कितने लोगों ने बनाया, वो हैंड रेज करें। किसी ने नहीं बनाया है, रेनू मैम ने बनाया। और देखो भाई एक चीज़ ध्यान रखना, ये पढ़ना है हेमलता मैम ने, ठीक है, उनका ऑलरेडी उन्होंने काम कर रखा है। ठीक है, बाकी जितने लोग हैं डायग्राम जरूर बना लें, तो बड़ा छोटा सा काम है, केवल उसको बनाना है, सामने देखकर उसमें कोई डिज़ाइन भी नहीं बनानी है, जैसा भी आप बनाए बस बनाने के बाद केवल आपको इतना पता हो कि लीवर हमारा राइट साइड है, किडनी हमारी दोनों साइड है और हमारा स्प्लीन लेफ्ट में है। मतलब वो केवल आपको जो ऑर्गन्स हैं उनकी सिचुएशन पता हो कि हमारी बॉडी में कहाँ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसी में। उस दिन उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था पूरा प्रॉपर, कहाँ से शुरू हो रहा था, माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, लिवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पेनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, एक्टम और एनस। बोलेंगे अंजू मैम, आज इनका हम लोग वर्क देखते हैं। तो मैम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप? हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैम एक बात पूछनी थी। हाँ बोलिए। जैसे पेट से जो वो हमारा जो भोजन है छोटी आंत और बड़ी आंत में जाता है, तो छोटी आंत में तो सॉलिड वाला सा होता है ना, और तो यहीं से डिवाइडेशन हो जाता है या छोटी आंत के बाद ही डिवाइडेशन होता है जल का और सॉलिड का? नहीं, यह डिवाइडेशन नहीं, जो स्टमक में भोजन, 3 जगह भोजन की प्रोसेसिंग हो रही है। स्टमक में जो भोजन आया है वहाँ पर जैसे हमने मान लो जो थाली में भोजन है या हमने जो कुछ भी फ्रूट्स के फॉर्म में लिया है, डायरेक्ट जो भी भोजन लिया है, बाहर हम लोगों ने मान लो 4 चीज़ें ली हैं, 5 चीज़ें ली हैं, लेकिन हमने जब अंदर गई तो वो तो सब एक साथ चली गई। ठीक है, वो हमने दाल सब्जी या 2-3 तरह के फ्रूट्स जो कुछ भी लिया तो सब एक साथ चली गई। तो स्टमक में क्या होता है, मान लो हमने दाल चावल रोटी सब्जी ये लिया हो, स्टमक क्या कर रहा है, दाल को अलग कर देगा प्रोटीन के फॉर्म में, ठीक है, चावल और रोटी को कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में अलग कर देगा। जो हम लोग ने कुछ फैटी घी वगैरह लिया है उसको फैट के फॉर्म में अलग कर देगा। जो कार्बोहाइड्रेट तो यही हो गया जो अन्न वाली डाइट में हो गया, फिर मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए और जल हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें ली हैं। बिना जल के हमारा कोई भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। तो जल क्या है, क्योंकि 70% है हमारा। तो ये सारी चीज़ें स्टमक में जब जा रही हैं तो स्टमक सबको अलग अलग कर रहा है, जो हमारे 6 कंपोनेंट्स हैं। इसमें सपोर्ट कौन कर रहा है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंजाइम्स है वो, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस जो इंसुलिन का सपोर्ट है, जिसमें लीवर से जो हमारा बाइल जूस निकलता, पित्त निकलता है, जिसे अग्नि तत्व बोलते हैं, फायर एलिमेंट्स बोलते हैं, वो कहाँ, वो डायरेक्ट हमारा भोजन पचाने में नहीं जाता, पहले कहाँ आएगा, लीवर से बाइल जूस गॉल ब्लैडर में आएगा। ठीक, फिर गॉल ब्लैडर से कहाँ जाएगा, स्टमक की तरफ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर भोजन को अलग अलग करने में सपोर्ट करते हैं।
इसके बाद क्या होगा, अब वो भोजन 4 से 5 घंटे के बाद जो स्टमक में पड़ा हुआ है, अलग हो रहा है सारे कंपोनेंट्स में, अब वो भोजन कहाँ आएगा, छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत में जो भोजन आया है वो क्या हो रहा है कि छोटी आंत में भोजन, यहाँ पर जो सॉलिड भोजन है उसका जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको कौन ग्रेस्प कर रहा है, कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, छोटी आंत। इसके बाद जल, और जल के अंदर जो भी बचे हुए न्यूट्रिएंट्स हैं विटामिन्स के फॉर्म में, मिनरल्स के फॉर्म में, वो कौन उसको एब्जॉर्ब करेगा, वो बड़ी आंत करेगा। बस 2 जगह एब्जॉर्प्शन, एक जगह सॉलिड का हो रहा है, एक जगह लिक्विड का हो रहा है। फिर दोनों के बाद अब भोजन किसके फॉर्म में आ गया है, एसेंस ले लिए गए हैं, न्यूट्रिएंट्स ले लिए गए, तो अब भोजन में क्या बचा है, वेस्ट मटेरियल बचा है। ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, वो हमारा जाएगा रेक्टम में। रेक्टम इज मलाशय में। फिर जब 6 से 7 घंटे के बाद जो हमारी नेचुरल सिग्नल मिलेगा हमारा ब्रेन से रेक्टम को, तो रेक्टम से हमारा कहाँ जाएगा, एनस पार्ट में, स्टूल के फॉर्म में हम उसे बाहर कर देंगे। तो ये वेस्ट मटेरियल क्या है, जैसे मान लो हम लोग यज्ञ करते हैं तो हवन कुंड में क्या करते हैं, एक पूरा सामग्री तैयार करते हैं, ठीक है, जो हवन जिससे आहुति देंगे। तो जो हवन सामग्री है उसको जब हम लोग यज्ञ में आहुति दे देते हैं तो उसका वेस्ट मटेरियल क्या बचता है, राख बचती है। ठीक है, वेस्ट मटेरियल क्या बचती है, राख बचती है। और उसका जो एसेंस था, न्यूट्रिएंट्स है, वो कहाँ गए, वो वातावरण में फैल गए, वातावरण को शुद्ध कर दिया। इसीलिए तो हवन किया जाता है कि वातावरण की शुद्धि के लिए। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, अपने शरीर की शुद्धि और ताकत के लिए करते हैं। तो जो जैसे हमारे हवन में आहुति देने के बाद राख बचती है, अब उसको हम लोग हटा देते हैं, अब उससे हवन नहीं करेंगे दोबारा, ना हो सकता है। ऐसे ही हमारा जो भोजन है, जो पोषक तत्व हैं जल के फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, वो हमारी आंतों ने, छोटी आंत बड़ी आंत ने ग्रहण करके पूरे शरीर को एनर्जी दे दी। ब्लड में वो एनर्जी मिल गई आकर ग्लूकोज के फॉर्म में, और बाकी जो भोजन का वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो गया, शरीर से बाहर कर दिया। ठीक है, अब किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो आराम से पूछ लें। एक बार अपने अपने शब्दों में डेली क्या करना है, एक जैसे होता है ना कि खुद से बस बैठे, अपने मन से शांत बैठ के कि ये हमने भोजन लिया, ये कहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, किसका किसका सपोर्ट आ रहा है, बस होगी बात। जब तक आप अपने से अपने अनुभव में नहीं देखेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं समझ में आएगी। अनुभव में देखेंगे बिल्कुल सरल है फिजियोलॉजी, ठीक है, एनाटॉमी फिर दोनों सरल है। चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें जो पाचन तंत्र के हमारे मुख्य कार्य हैं, ये पढ़ते हैं। इसमें क्या है, कुछ हमारे नाम दिए हुए, जैसे छोटी आंत के को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इसको पढ़ेंगे, मंजू मैम पढ़ेंगे। और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है। एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, एक इसका और इसका जो एक डायग्राम था। इसके बाद अब इसको पढ़ेंगे। स्टार्टिंग से ना, हाँ स्टार्टिंग। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला alimentary canal यानी पाचन नली, भोजन का प्रवेश द्वार। फिर ग्रसनी यानी भोजन को निगलने में सहायक। ग्लास नली, एसोफेगस, हाँ जी, भोजन को पेट तक पहुंचाती है। पेट यानी स्टोमक, भोजन को रासायनिक रूप से पचाने का काम। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके 3 अंग हैं, 3 चीजें हैं इसमें, ड्यूडेनियम, जेजुनम और इलियम। यहाँ से अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बस एक जगह रुकिए मंजू, ये आपका क्वेश्चन है कि जो हमारी छोटी आंत का प्रथम भाग या फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम, ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट को क्या बोलते हैं, मान लो सपोज ये है छोटी आंत, ठीक है, तो छोटी आंत क्या है, ये वाला जो स्टार्टिंग है ये ड्यूडेनम हो गया हमारा, बीच वाला जेजुनम हो गया, और जो लास्ट है ये क्या है, इलियम। फिर यहीं से बड़ी आंत स्टार्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, इसलिए इसको सब ध्यान में रखिए। फिर आगे देखेंगे बड़ी आंत।
बड़ी आंत यानी लार्ज इंस्टेटाइन जल और लवणों का अवशोषण करती है। मलाशय रेक्टम मल संग्रहित होता है। गुदा एनस मल का निष्कासन। फिर देखेंगे सहायक अंग दूसरे साइड जो सेकेंड नंबर पे थे। हाँ, सहायक अंग एक्सेसरीज ऑर्गन्स लार ग्रंथियां यानी सलाइवरी ग्लैंड्स भोजन को गीला करती है और अमाइलेज एंजाइम देती है। यकृत यानी लीवर पित्त बनाता है जो वसा को पचाने में सहायक है। पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर पित्त संग्रह करता है। अग्नाशय यानी पैनक्रियास एंजाइम और हार्मोन बनाता है। एंजाइम कौन है? जो पैनक्रियाटिक जूस है। और हार्मोन कौन सा है? पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन। ठीक है, तो जो पित्ताशय में क्या हो रहा है, जो लीवर हमारा बाइल जूस बना रहा है वो कहाँ, वो डायरेक्ट कभी स्टमक में नहीं जाए, पहले कहाँ आएगा? गॉल ब्लैडर में आएगा। फिर जितनी इसको ज़रूरत होगी भोजन पचाने में उतना वो यूज़ होगा वहाँ पर। फिर क्या है, अब देखिए बाइल क्या है? पित्त है। पित्त का मतलब अग्नि तत्व है। वसा क्या है हमारा? एक गाढ़ी चीज़ है, फैट है। तो वसा को मेल्ट करने में, पतला करने में, ताकि वो ब्लड के साथ आसानी से पूरी बॉडी में फ्लो। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमारा? जो ब्लड को गाढ़ा कर देता है। ठीक है, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो क्या होगा? आर्टरीज से आसानी से निकलेगा नहीं। इसी को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल की समस्या, जो हार्ट में जाकर आर्टरीज को ब्लॉक कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है, यदि सही मात्रा में पित्त निकलेगा तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या नहीं होगी। इसीलिए लीवर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बनाने में भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉपर इंसुलिन को सिक्रेशन करने में भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। सभी विटामिन्स को एब्जॉर्ब करने में भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कलेक्ट करने में भी लीवर रिस्पॉन्सिबल है। और किडनी से जो हमारा क्या, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन एड्रिनलिन निकल रहे हैं, उसमें भी लीवर का प्रॉपर रोल है। यदि लीवर प्रॉपर तरीके से वर्किंग में है तो कभी भी ब्लड को फिल्टर होने में टाइम नहीं लगेगा। और यदि ब्लड प्रॉपर फिल्टर हो गया तो वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्म में पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको प्रॉपर रखिए। ये आपका क्या है, एक मेन पूरा एक कंक्लूजन है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। एक बार इसको पढ़ेंगे। क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी। मुख में चबाना मैस्टिकेशन, लार का स्त्राव अमाइलेज द्वारा स्टार्च का पाचन। पेट में HCI और पेप्सिन से प्रोटीन का पाचन। फिर छोटी आंत में पित्त और अग्नाशयी एंजाइमों से वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन। अवशोषण पाचन और अवशोषण द्वारा पोषक तत्व रक्त में पहुंचते हैं। बड़ी आंत में जल और लवणों का अवशोषण होता है और मल का निर्माण होता है। उसके बाद ये लास्ट है, बस इसके बाद दो ही जगह पे हमारा भोजन डाइजेस्ट हो रहा है, एक छोटी आंत में और फिर पानी वाली लिक्विड वाली चीज़ें बड़ी आंत में। ठीक है, अब देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। लवण जो हमारे होते हैं, जो नमक है, हाँ, ये हमारी मिनरल्स में आएगा। ठीक है, अभी हमने बोला भी था मिनरल्स जो हैं हमारे वो और वाटर, ये कहाँ होते हैं? इनका अवशोषण कहाँ हो रहा है? बड़ी आंत में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। पहले इसका एक बार हम लोग डायग्राम देखेंगे। ये देखते हैं। ठीक, ये क्या है हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम। इसको पहले ध्यान से देख लेंगे, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये हमारा है एक्सक्रेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम या रीनल सिस्टम, दोनों इसके अदर नेम है। देख रहे हैं, राइट रीनल आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन, फिर राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, राइट रीनल वेन, राइट रीनल आर्टरी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेटर। इसमें मेन जो आपके नाम है वो क्या ध्यान रखने, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, दो किडनीज हैं आपकी। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे देख रहे हैं, जो किडनी है वो किसके शेप है? जैसे सेम या राजमे का जो आकार होता है उसके आकार में हमारी किडनी बनी हुई है। फिर उसके बाद देख रहे हैं दोनों साइड से जो ट्यूब्स आ रहे हैं, ये क्या है? यूरेटर है। तो ये इसके अंदर से क्या आ रहा है?
जो ब्लड फिल्टर होकर वेस्ट मटेरियल आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है? जल के साथ वेस्ट मटेरियल आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। किडनी क्या कर रही है? ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रही है। तो जो जल के साथ वेस्ट मटेरियल आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? यूरेटर से आ रहा है। दोनों जो नलियाँ पड़ी, ट्यूब्स पड़े हैं। फिर ब्लैडर बना हुआ है। जैसे लीवर से पित्त बनता है तो कहाँ इकट्ठा होता है? गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। ऐसे ही या हम लोग ये कहें कि भोजन के बाद वेस्ट मटेरियल कहाँ इकट्ठा होता है? रेक्टम में इकट्ठा होता है। ऐसे ही हमारा जो किडनी है, यहाँ पे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो ये जो हमारा यूरिन है वो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? वेस्ट मटेरियल के साथ ब्लैडर में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, फिर ब्लैडर से कहाँ आएगा? यूरेथ्रा में आएगा। बस यूरेथ्रा से पास आउट हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? केवल इसके में 4 चीज़ें हैं, 4 के नाम ध्यान में रखना। पहला किडनी, दूसरा यूरेटर, तीसरा ब्लैडर, 3rd नंबर, और 4th है यूरेथ्रा। यहाँ से यूरिन पास आउट। ठीक, फर्स्ट किडनी, दोनों साइड से ट्यूब्स हैं। यूरेटर से जहाँ से यूरिन आ रहा है कहाँ इकट्ठा होगा? ब्लैडर में। फिर ब्लैडर से यूरिन कब पास आउट करेंगे? जब ब्रेन का सिग्नल आएगा। जब तक ब्रेन से सिग्नल नहीं आएगा तब तक आप यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका सिग्नल डिस्कनेक्ट हो गया। ना आपको यूरिन पास होने का पता चल रहा है ना पास होने का, दोनों का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो यदि हम ठीक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो जब हमारा ब्रेन सिग्नल देगा तब ब्लैडर से यूरिन पास आउट होने के लिए हम रेडी होंगे कि अब हमें बाहर करना है यूरिन को। तो ब्लैडर में यूरिन आया, फिर यूरेथ्रा के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल गया। अब देखते हैं किडनी के ऊपर 2 किडनी है, तो किडनी की ग्लैंड्स कितनी है हमारी? यदि 2 है, कौन कौन सी ग्लैंड? किडनी की ग्लैंड का नाम क्या है? एड्रीनल। ठीक है, रीनल नाम है ये, RENL, तो बस एडी इसमें लग रहा है। एड्रीनल ग्लैंड है हमारी, 2 हैं। अब देखते हैं इसी में। ठीक है, ये हम लोग ने अभी पूरा प्रॉपर देख लिया। अब हम लोग आते हैं ऊपर। पढ़ेंगे मंजू मैम। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मुख्य कार्य यानी मेन फंक्शन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ विशेषतः नाइट्रोजन युक्त जैसे यूरिया और अमोनिया का निष्कासन। संरचना, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। प्रमुख अंग, गुर्दे यानी किडनीज रक्त को छानकर अपशिष्ट निकालते हैं। गुर्दाशय यानी यूरेट्रस मूत्र को गुर्दों से मूत्राशय तक पहुंचाते हैं। मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर मूत्र का संग्रह करता है। मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा मूत्र को बाहर निकालता है। यूरेथ्रा मूत्र को बाहर निकालना। बस ये 4 मेन पॉइंट्स हैं हमारे यहाँ पर। जो स्ट्रक्चर बनाना है, आप एक डायग्राम बनाएंगे किडनी का, बिल्कुल सरल सा, सबसे सरल किडनी का डायग्राम है। उसको बनाकर बस उनके फंक्शन लिख दें कि किडनी क्या काम कर रही है? रक्त को छानने का, ब्लड को फिल्टर करने का। फिर हमारे यूरेटर्स क्या कर रहे हैं? मूत्र जो है हमारा यूरिन है उसको ब्लैडर तक लाने का काम कर रहे हैं। फिर यूरिनरी ब्लैडर क्या है? वो जहाँ पर हमारा यूरिन कलेक्ट हो रहा है। फिर ब्रेन का सिग्नल, जैसे ही सिग्नल आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि यूरिन को अपने शरीर से यूरेथ्रा से पास आउट करते हैं। ठीक, बस ये क्या है? ये किसकी हम लोग ने प्रोसेसिंग देखी? एक्सक्रीटरी सिस्टम किडनी की देखी। किडनी के अंदर 2 ग्लैंड्स हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। पढ़ेंगे क्रिया विज्ञान, फिजियोलॉजी। किडनी में नेफ्रॉन गुर्दे की मूल इकाई है। इसमें ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त छानना यानी फिल्टराइजेशन होता है। ट्यूब्यूल्स में अवशोषण होता है और स्त्रवण होता है, यानी इंग्लिश का लिबोसॉर्प्शन, और स्त्रवण यानी सिक्रेशंस। अंतिम उत्पाद मूत्र यानी यूरिन। यूरेट्रस ट्यूब्यूल्स में अवशोषण, रीअब्जॉर्प्शन और स्त्रवण, सिक्रेशन। अंतिम उत्पाद मूत्र, ये हम लोग अंतिम देख लिया। यूरिन के बाद यूरिन को पास आउट ही करना है। फिर सेकेंड, यूरेट्रस पेशियों के संकुचन से मूत्र को नीचे पहुंचाते हैं। तीसरा ब्लैडर मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। यूरेथ्रा
मूल को स्वैच्छिक प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालता है। यूरेथ्रा क्या कर रहे हैं कि मूत्र को स्वैच्छिक प्रक्रिया द्वारा, स्वैच्छिक प्रक्रिया का मीन्स होता है जब ब्रेन से सिग्नल मिल गया है तो अब हम एक पूरी इच्छा के साथ उसको बाहर कर रहे हैं कि अब हमें इसे बाहर करना है अपने शरीर से। दो हमारी ग्लोमेरुलस क्या होता है? एक न बताए, पहले देखेंगे जो हमारे दो हमारी सेल्स हैं जिनके नाम क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। एक हमारी पूछी जाती नर्वस सिस्टम की सेल का नाम क्या है, न्यूरॉन है। ऐसे ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की सेल पूछी जाती है, उसका नाम है नेफ्रॉन। केवल मोस्ट इम्पॉर्टेंट दो ही सेल के नाम पूछे जाते हैं, एक नर्वस सिस्टम की सेल न्यूरॉन और किडनी की सेल जो है नेफ्रॉन। इसको अपने सिलेबस पे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं ग्लोमेरुलस द्वारा रक्त को छाना। ये क्या है ग्लोमेरुलस? ये एक तरह का जैसे छन्नी होती है, बस उस तरह का एक पार्ट है, ठीक है। इसमें कई चीज़ें हैं लेकिन वो थोड़ा आपका डीप में सब्जेक्ट चला जाए, तो बस आप उसको ये समझें कि इसके द्वारा जो हमारा ब्लड है, ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल, मान लो जैसे अभी हम लोग कुछ खा रहे हैं तो कुछ खाने में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं है, वो पानी के थ्रू, भोजन के थ्रू सब चीज़ें पहुंच गई। तो लंग्स ने तो हमारा काम पहला क्या कर दिया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो हमारा ब्लड है उसको प्यूरिफाइड कर दिया, ठीक है। प्यूरिफाई करने के बाद तो जो प्यूरिफाइड ब्लड है हार्ट ने उसको सप्लाई कर दिया। अब हार्ट ने भी सप्लाई कर दिया और लंग्स ने प्यूरिफाई किया, प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने सप्लाई किया। लेकिन अब इन सब जैसे अभी वातावरण में हम लोग कई बार हमें खुद भी फील होता है कि कुछ पार्टिकल्स अंदर चले गए, लेकिन अब हम उसे निकाल तो सकते नहीं ऐसे करके, जाने अनजाने तेज़ हवा में कभी और कुछ कारण से तो वो चले, तो हम लोग ऐसे नहीं निकाल सकते। तो वो कैसे निकलेंगे? जब सही ढंग से हमने श्वास ली है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट जब पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा तो उसके बाद जो थर्ड एक्शन है वो किडनी लेगी कि ब्लड को फिल्टर कर देगी। तो ग्लोमेरुलस एक तरह की छन्नी है जिसमें जा कर के जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं, जो अच्छा ब्लड है वो छन कर हमारी बॉडी को हार्ट फिर सप्लाई कर रहा है, फिर वापस एक सर्कल बना हुआ है। और जो उसमें से हमारे कुछ वेस्ट मटेरियल आ गए हैं, मटेरियल्स आ गए हैं, उनको किडनी क्या करेगी? यूरिन के थ्रू पास आउट, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस उसका काम कर रहे हैं। और यूरिन क्या है? हमारा अंतिम उत्पाद है। तो ये बस सबसे छोटा सा, सबसे सरल सा टॉपिक है, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें आती हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। वो किडनी और एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आता है, साइकोलॉजी में भी और एनाटॉमी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइट एंड फ्लाइट जो वर्ड्स हैं वो किससे रिलेटेड है? वो हमारी किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। और फाइट एंड फ्लाइट होता क्या है? हाई बीपी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब किसी का हाई बीपी होता है तो क्या करता है व्यक्ति? या तो लड़ता है या तो उस जगह से चला जाता है, या तो लड़ेगा। फाइट मीन्स होता है लड़ना और फ्लाइट मीन्स होता है भागना, ठीक है। तो हाई बीपी की कंडीशन में यही चीज़ें आती हैं। इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? किडनी रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्या है? तभी जब किसी का बीपी बढ़ता है तो उसे क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है, ठीक है। तो फाइट एंड फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फाइट एंड फ्लाइट या हाई बीपी होगा तो ये क्या है? ये स्ट्रेस हार्मोन्स है। तो फाइट एंड फ्लाइट या हाई बीपी, इस स्ट्रेस हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये यहाँ पे लिख लेंगे अपना, ये आपके एनाटॉमी में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जहाँ आप अपना पेन पेपर लिए हुए या अपने सिलेबस में लिख लीजिए जाके कि जो हमारा ये सिस्टम है उसके आगे लिखिए ये कॉर्टिसोल हार्मोन को बनाता है, ये रिस्पॉन्सिबल है। कॉर्टिसोल हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन है, या हाई बीपी, दोनों लिख लें। और फाइट एंड फ्लाइट, कॉर्टिसोल, फाइट एंड फ्लाइट और हाई बीपी, 3 वर्ड्स अपने सिलेबस पे नोट कर लीजिएगा। हाई बीपी, स्पेलिंग कॉर्टिसोल की स्पेलिंग क्लियर नहीं हो रही। कॉर्टिसोल CORTISOL, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल एक बार चेक भी कर लेना ई वाले में, ठीक है। और हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर सबको पता है, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट, ठीक, तीनों क्या है? स्ट्रेस है। तीनों क्या है? स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्लाइट एंड फाइट स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया मेन। फाइट मतलब लड़ो या भागो, हिंदी में लिखना हो। हाँ, लड़ो या भागो, ठीक है। तो लड़ो या भागो की कंडीशन क्या होती है? जब स्ट्रेस होता है तो 2 ही कंडीशन होती है हम लोगों के जीवन में। मान लो हम लोगों के सामने एक चैलेंज आ जाए, ठीक है, केवल 2 ही कंडीशन, या तो हम उससे लड़ेंगे या तो हम उस जगह से छोड़कर चले जाएंगे।
तो ये है जब स्ट्रेस आता है बहुत तेज़ी से, तो हमारे अंदर फाइट एंड फ्लाइट की एक, जिसे बोलते हैं कि एक तरह के विचार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, ये सब कॉर्टिसोल हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट और हाई बीपी, तीनों किससे संबंधित है? किडनी या एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं, अब देखते हैं इसमें एक और भी पार्ट है, डायलिसिस वाला भी है। एक मिनट, किसने किसने ये पूरी स्लाइड जो भेजी है मन में सबने देखी है? मंजू मैम ने, श्रुति मैम ने। चलिए पढ़ेंगे मंजू मैम। कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा देखा है सबने, ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगर देखा है तो कुछ समझ में भी आ जाएगा। चलिए पढ़ेंगे। श्रुति मैम स्टार्ट कीजिए। उत्सर्जन तंत्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, रक्त से अपशिष्ट पदार्थ निकालना, जल और लवण का संतुलन बनाए रखना, ऑस्मोरेगुलेशन, रक्तचाप रेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, हाँ ऑस्मोरेगुलेशन, रक्तचाप नियंत्रित करना, रेनिन हार्मोन, रक्त में पीएच संतुलन बनाए रखना, विटामिन डी का सक्रिय रूप बनाना। अच्छा, जो हमारा एक क्वेश्चन और वही नोट कर लीजिए जहाँ हाई बीपी, कॉर्टिसोल सब लिखा हुआ है कि जैसे रक्त में ब्लड का अगर हम पीएच वैल्यू देखें या हम लोग अपने किसी का यूरिन देखकर किसी की हेल्थ को प्रॉपर समझा जा सकता है। तो यूरिन का पीएच कितना होना चाहिए? 7.5 की तरफ होना चाहिए। तो ये क्या है? एल्कलाइन होगा इसके अंदर। हमारी डाइट में क्या चाहिए? डाइट के अकॉर्डिंग ही ब्लड और यूरिन का पीएच देखा जाता है। तो डाइट में कितना % एल्कलाइन होना चाहिए और कितना एसिडिक होना चाहिए, ये अपना जहाँ आप नोट्स बना रहे हैं ये अपने सिलेबस पे लिख लीजिए। डाइट में एक हेल्दी पर्सन की डाइट में एल्कलाइन डाइट कितनी का परसेंटेज 80% होना चाहिए और एसिडिक डाइट कितनी का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 20%। ठीक है। डाइट का क्या बताया आपने? जैसे डाइट का मतलब है जो हम लोग भोजन लेते हैं, भोजन में यदि स्वस्थ व्यक्ति है कोई, हम लोग हैं, तो हमारे स्वस्थ व्यक्ति के भोजन में जो भोजन है उसमें 80% 80% क्या होना चाहिए? एल्कलाइन डाइट हो। एल्कलाइन का मतलब होता है जिसमें फाइबर फूड हो, फाइबर वाली डाइट हो, और 20% एसिडिक हो। हम लोगों का उल्टा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है वो 80 में और एल्कलाइन हो जाता है 20 में। ठीक है। तो जो हम लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं या फिर हम लोग रोटी खाते हैं, ये सब किस में आ रहा है? एल्कलाइन में आ रहा है कि एसिडिक में आ रहा है? एसिडिक में। सब एसिडिक में आ रहा है। ठीक है। एल्कलाइन में क्या आ रहा है? जो साबुत मूंग की दाल है, चने हैं या फिर स्प्राउट्स है या मोटे अनाज है या फिर जितने हमारे मिलेट्स हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, ये सब हमारे एल्कलाइन में जाते हैं। उसमें केला उसमें भी नहीं आता है। मैम मिलेट्स को कैसे यूज करना चाहिए? अब मिलेट्स को आपको किसी दिन बताएंगे आराम से, ठीक है। तो उसमें टाइम अभी चले, आप याद रखना, अभी कोई सैटरडे या ऐसी क्लास लेते हैं कोई भी, हम लोग उसमें बता देंगे, ठीक है। या फिर अभी इसमें लास्ट में देखते हैं तो ये टॉपिक हो गया तो 5 मिनट समझा देंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? तो ये एल्कलाइन, तो इसका मतलब समझिए ऐसे हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में यदि 80% एल्कलाइन होगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल का लेवल कभी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो टॉयलेट है, यूरिन है, यूरिन में अगर 80% एल्कलाइन है, इसका मतलब इससे पीएच वैल्यू कितनी होगी? जाके 7.5 की तरफ जाएगा। अगर आपका 7.5 की तरफ यूरिन की पीएच जा रहा है तो इसका मतलब है कि आप पूरी तरह हेल्दी है। यही ब्लड के लिए है और यही यूरिन के लिए है। और यही, अब ये कॉन्सेप्ट किससे कनेक्ट हो रहा था जा करके? हमारी डाइट में जो एल्कलाइन डाइट और एसिडिक की बात कर रहे हैं।
चलिए अब पढ़ेंगे आगे श्रुति। डायलिसिस परिभाषा, जब गुर्दे किडनी शरीर से अपशिष्ट निकालने में असमर्थ हो जाते हैं तब मशीन की सहायता से यह कार्य किया जाता है, इसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो प्रकार के होते हैं। हीमोडायलिसिस, एक मशीन डायलाइजर द्वारा रक्त को छाना जाता है, नस से रक्त निकाला जाता है, छाना जाता है और फिर वापस शरीर में भेजा जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस, पेट की झिल्ली पेरिटोनियम को फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। डायलिसिस द्रव पेट में डाला जाता है और अपशिष्ट को अवशोषित करके बाहर निकाला जाता है। कौन सा टफ है? सेकंड लग रहा है। सेकंड वाला। सेकंड वाला टफ है। किसकी डायलिसिस जल्दी जल्दी होती है? कोई है याद जो इस समय डायलिसिस पर ही है लंबे समय से? प्रेमानंद स्वामी जी को में एक बार हो रही है कि अगर किडनी खराब होती है तो डायलिसिस होता है। हाँ वो हो गया। और अभी जिनकी बात है वो प्रेमानंद जी। लेकिन सच में उनका जो उनको देख कर नहीं लगता है कि इतनी बड़ी समस्या से वो मतलब फेस कर रहे हैं ऐसी समस्या। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने डायलिसिस के प्रकार देखे। दो तरह से डायलिसिस है। एक है जो सरल है, जो मशीन द्वारा हो रहा है, और किसमें नसों से, हालांकि टफ दोनों ही है, इतना इजी नहीं, बहुत टफ प्रोसेस है। जो लोग इससे गुजरते हैं वो लोगों से एक दो बार ऐसा मिलना हुआ है तो बहुत टिपिकल प्रोसेस है कि नस से निकालो फिर उन्हें वापस भेजो। ठीक है, और ये ऐसा भी नहीं कि केवल एक ही बार का काम है। ठीक, जब ये प्रोसेस शुरू होती है तो लगभग जब तक जीवन है तब तक चलता ही है। कुछ लोगों का सुनते हैं ठीक भी हो जाता है, पर अभी हमें ऐसे लोग जल्दी मिले नहीं हैं। फिर पेट की झिल्ली जो दूसरा वाला है, ये और टफ है कि पेट की झिल्ली को फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। फिर डायलिसिस द्रव पेट में डाला जाता है और अपशिष्ट को अवशोषित करके बाहर निकाला जाता है। पढ़ेंगे। डायलिसिस के प्रकार हैं। रक्त से यूरिया, क्रिएटिनिन, विषैले पदार्थ हटाना, शरीर के तरल और लवण संतुलन को बनाए रखना, अस्थायी रूप से गुर्दे की जगह कार्य करना। ये क्या है, डायलिसिस के कार्य हैं कि जो हमारा यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और जब भी हमारी किडनी की प्रॉब्लम होगी तो रिपोर्ट में क्या होगा, क्रिएटिनिन जो है ये बढ़ा हुआ आता है। ठीक है, अब ये थोड़ा बढ़ा हो, वहीं पर अगर हम लोगों ने सही चीज़ें ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, अपनी डाइट सही कर ली तो सुधार हो सकता है। निष्कर्ष, पाचन तंत्र शरीर के पोषण को नियंत्रित करता है, जबकि उत्सर्जन तंत्र विषैले अपशिष्ट को बाहर निकालकर आंतरिक संतुलन बनाए रखता है। डायलिसिस का एक कृत्रिम प्रक्रिया है जो अस्थायी रूप से गुर्दों की विफलता में जीवन रक्षक भूमिका निभाती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आते हैं पढ़ेंगे श्रुति में 3.1.4 हृदय और श्वसन नली। हृदय और श्वसन प्रणाली की शारीरिक संरचना, शारीरिक विज्ञान। हृदय और श्वसन प्रणाली का संरचनात्मक संगठन। हृदय और श्वसन प्रणाली का तंत्र। हृदय और श्वसन प्रणाली के कार्य। जो हमारा हार्ट है वो कहाँ सिचुएटेड है? लंग्स के और उसके रिकेज और दोनों जो हमारे लंग्स हैं उनके बीच में। ठीक है, दोनों लंग्स के बीच में हार्ट सिचुएटेड है। अच्छा, हार्ट का अपना शेप क्या है? हमारे हाथ की मुट्ठी के बराबर है। अपनी जो हमारी हाथ की मुट्ठी है, बंद मुट्ठी है, इसका शेप है। चलो अब पढ़ते हैं हृदय, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखते हैं। हृदय और रक्त परिसंचरण तंत्र, ये हम लोग देख रहे हैं। कितने लोगों ने ये पढ़ रखा है? हेमंत भैया ने भेजा हुआ है। इसमें से जो रेड हमारी वो दिख रही हैं, आर्टरीज या वेन्स दिख रही हैं, वो कैसा है? प्यूरिफाइड ब्लड है या इम्प्यूरिफाइड ब्लड है?
वाली प्यूरिफाइड, और ब्लू वाली इम्प्योर है और आर्टरीज प्योर है। नहीं, इसमें हम कह रहे हैं अभी जो रेड जो दिख रही है, रेड में प्यूरिफाइड ब्लड है कि इम्प्यूरिफाइड ब्लड है? प्योरिफाइड। अभी इसका एक कॉन्सेप्ट और अंदर भी है अभी, लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं वो प्यूरिफाइड है। और क्योंकि आर्टरीज और वेन्स एक जगह पर उनका थोड़ा सा वर्क चेंज होगा, लेकिन अभी नॉर्मली चेंज नहीं होगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं सिंपल, वो जो रेड है वो प्यूरिफाइड ब्लड है, जो ब्लू है वो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, इसमें नाम हम लोग देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं? अरोटा, सुपीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वॉल्व, राइट एट्रियम, मिट्रल वॉल्व, ट्राइकिस्पिड वॉल्व, एरोटिक वॉल्व, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना कावा, सेप्टा। चलिए, अब हम लोग इसमें कुछ चीज़ों को ध्यान से समझते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कितने चैम्बर्स में डिवाइड है। हार्ट में चैम्बर्स बोले या रूम बोले तो चार। हार्ट के हार्ट में 4 हमारे 4 चैम्बर्स हैं। 4 चैम्बर्स का मतलब 4 हमारे रूम है, 4 कमरे हैं एक तरह के चैम्बर्स। ठीक है, हार्ट में जो हमारा ये है सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका इनके जो मेन ऑर्गन है वो कौन है? ऑर्गन्स ब्लड, हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स हो गए। ब्लड वेसल्स मतलब जहाँ से ब्लड सप्लाई हो रहा जा रहा है हमारा। हार्ट का काम क्या है, कार्य क्या है, फंक्शन? ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई देना, ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई करना। और इम्प्यूरिफाइड ब्लड को कहाँ पहुँचाता है और कौन पहुँचाता है? प्यूरिफाइड ब्लड को लंग्स पहुंचाते हैं। अभी और ध्यान से आंसर दीजिए। अब यदि प्यूरिफाइड ब्लड जो है हमारा, उसको हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई कर रहा है, तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड को कौन लेगा और कौन देगा, कहाँ देंगे? लीवर में। मैम वो तो किडनी में आ जाएगा ना, इम्प्यूरिफाइड ब्लड वो फिल्टर करेंगे, वो एक पार्ट है। साइड करके वापस भेजते हैं और हार्ट वापस भेजता है। फिर से बोलिए मालती मैम। लंग्स में आएगा, इम्प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट लंग्स में भेजता है, लंग्स उसको प्यूरिफाई करता है, क्लीन करता है, देन वापस हार्ट में सेंड करता है और हार्ट आर्टरीज के थ्रू रिसेंड कर देता है। अब देखो, इस प्रोसेस को पहले समझ लें, फिर आगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो अभी हमने श्वास लिया है, ठीक है, तो श्वास लेने पर ब्लड की सिचुएशन क्या हुई है? इम्प्योर गंदा हो गया। श्वास लेने पे तो ऑक्सीजन ली ना हमने, तो प्योर हो गया। ऑक्सीजन ली तो प्योर है, तो ब्लड प्यूरिफाइड हुआ है। ठीक है, हाँ। ऑक्सीजन लिए तो ब्लड प्यूरिफाइड हो गया। तो ब्लड जैसे ही हमने ऑक्सीजन ली, ब्लड प्यूरिफाइड हो गया, उतने ही उसी टाइम पर हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया। ठीक, अब जैसे ही हमने श्वास को बाहर किया, अब क्या हुआ कि जो हमारा हार्ट ने पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचाया था प्यूरिफाइड, उसके बाद अब इम्प्यूरिफाइड ब्लड आया। ठीक, एक बार हमने श्वास ली और श्वास छोड़ी, तो श्वास में ऑक्सीजन लिया था और श्वास छोड़ी तो हमने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर किया। इसी तरह से जब हम श्वास लेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट पूरी बॉडी में सप्लाई कर देगा, और जब हम श्वास बाहर करेंगे तो यही हार्ट क्या कर रहा है, दूसरे सर्कल में एक में उसने, जैसे एक साइड हमने प्यूरिफाइड ब्लड को लिया, तो दूसरे साइड जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसको हमने क्या किया, CO2 के फॉर्म में श्वास के माध्यम से हमने उसे बाहर कर दिया। ठीक, ये प्रोसेसिंग लंग्स, हार्ट और किडनी तीनों की एक साथ हो रही। उधर किडनी क्या कर रही है कि जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है उसको फिल्टर करती जा रही है। जब पूरा फिल्टर होकर के एक टाइम पे यूरेथ्रा भर जाएगा, ठीक है, तो वो उसकी अलग प्रोसेसिंग होगी। लंग्स और हार्ट की अपनी एक साथ कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही हैं। किडनी का एक टाइम है और लंग्स और हार्ट एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो रही तो लोग क्या बोलते हैं, डीप ब्रीदिंग करो। डीप ब्रीदिंग का मीन्स हुआ जैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा
ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई होगा और CO2 के फॉर्म में इम्प्यूरिफाइड ब्लड बाहर हो जाएगा। तो वो क्या होगा, ये इससे पूरा हार्ट प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। तो इसलिए अभी हम लोग क्या समझते हैं कि श्वास अलग ले रहे हैं, ब्लड अलग प्यूरिफाइड हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा, जो हम श्वास ले रहे हैं वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले, या ये बोले कि श्वास लेते समय जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन ने क्या किया, ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्यूरिफाइड ब्लड को हार्ट ने सप्लाई किया है। फिर जब श्वास बाहर करेंगे तो इम्प्यूरिफाइड ब्लड किसके माध्यम से बाहर जाएगा, CO2 के माध्यम से जाएगा, ठीक। अब ये मोटा मोटा कॉन्सेप्ट किसको समझ में आए, पहले वो हैंड रेज करें, ठीक। एक जैसे होता है ना कि सिंपल भाषा में कुछ समझा सके, बाकी जो टिपिकल चीज़ें उनको बाद में बोलेंगे। जी मैम, ठीक है। अच्छा, अब किनको किनको नहीं समझ में है वो हैंड रेज करें। चलो ये सब हो गए समझने वाले, अब सब हैंड डाउन करेंगे। अब केवल जिनको नहीं समझ में है वो बोलेंगे, फिर हम लोग आगे आएंगे। श्रुति मैम नहीं आया, थोड़ा सा तो डाउट है वो। हाँ बोलिए, टोटल नहीं आया, थोड़ा। हाँ बोलिए, कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, बोलिए। जब हमने ऑक्सीजन ली तो हमारा ब्लड प्योरीफाई हो गया। हाँ, जब हमने श्वास प्रश्वास किया तो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो इम्प्योर होके बाहर हो गया, ठीक है। तो और इसमें इसके क्या, आगे का क्लियर नहीं हुआ। हाँ इसके आगे का ये कि देखो हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जब हमने श्वास लिया तो ऑक्सीजन ली, ठीक, श्वास छोड़ी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, क्लियर है, एक गैस के फॉर्म में हमने देखा, ठीक। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जब हमने श्वास ली है तो जब ऑक्सीजन लिया है तो ब्लड का पूरी बॉडी में सप्लाई होगा, जब ऑक्सीजन होगा ब्लड में, ठीक है। तो जैसे ही हमने ऑक्सीजन लिया तो ब्लड को सप्लाई करने का काम किसका है, हार्ट का है। तो हमारे श्वास लेते ही ऑक्सीजन ब्लड में आया तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट ने पूरी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज, वेन्स के थ्रू सप्लाई कर दिया, पूरे शरीर में पहुंचा दिया। तो एक सर्कल में पहुंचा दिया। जैसे हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, वैसे ही ब्लड ने श्वास लेने के समय हार्ट ने पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर दिया, और श्वास छोड़ने के समय में जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड किसके माध्यम से बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, तो वो श्वास से बाहर हो गया, ठीक। अब अभी क्लियर है श्रुति मैम, ठीक है। मैम जब हम सांस रोकते हैं उस टाइम पे क्या प्रोसीजर चलता है? उस टाइम पे ये होता है कि जब हम लोग श्वास रोक लेते हैं तो जहाँ जहाँ, जैसे मान लो कभी आपने देखा होगा कि जब हम किसी चीज़ को बंद कर देते हैं टाइट करके और फिर खोलते हैं तो एक फोर्स आ जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने श्वास ले लिया और रोक दिया तो जिन जिन जगह पर हमारी ऑक्सीजन ब्लड के साथ आराम से नहीं पहुंच रही थी वहाँ फोर्सफुली पहुंच गई, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि श्वास को रोकने से हमारी आर्टरीज और वेन्स जल्दी से वर्किंग में आ जाते हैं, जल्दी ओपन हो जाते हैं। नॉर्मली अभी हम लोग उतना नहीं करें, कभी आप देखिए अगर नाक को थोड़ी देर बंद कर दीजिए तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आपकी जो श्वास है बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी एफर्ट के नाभि तक श्वास जारी होती है, ठीक। और ऐसे आप बैठे रहिए आधे घंटे, तो जब तक आपको बोला ना जाए 10 बार तब तक आपको ही नहीं ध्यान रहे कि श्वास यहाँ है कि चेस्ट में के पास है, ठीक है। और जब आपको ऐसे रोक दिया जाए तो वो इतना फोर्स लग जाता है उतनी देर में। तो ये क्या है, श्वास रोकने से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारी सभी आर्टरीज, वेन्स, ब्लॉकेजेस को ओपन कर देता है, जिससे वहाँ पर ब्लड फास्ट सप्लाई होगा ऑक्सीजन के साथ, तो जो वहाँ के रोग हैं, जो समस्याएं हैं वो वहाँ से दूर हो जाएंगी। मैम हाई बीपी लो बीपी को कुंभक लगाना चाहिए? हाई बीपी लो बीपी को कुंभक अगर समस्या के रूप में आ गया है, एक होता है ना कि लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं, तब ना तो हाई बीपी को कुंभक लगाना चाहिए ना लो बीपी को लगाना चाहिए। लेकिन एक होता है कि डेली रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं चीज़ों में, थोड़ा कभी कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी को 10 साल से 5 साल से हाई बीपी है और हम उनको सडन कुंभक लगवाने लगे तो ये ठीक नहीं है। उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से बेस्ट कुछ भी नहीं है, सबसे अच्छे, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या कर रहे हैं, दोनों ब्रेन को कंट्रोल में कर रहे हैं। तो ना तो हाई बीपी ना हाई की प्रॉब्लम रहेगी और ना लो की रहेगी।
तो इन दोनों के लिए क्या सपोर्ट करता है हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम, और आगे चल के नाड़ी शोधन प्राणायाम भी करना चाहिए जब उनकी अच्छी स्थिति आ जाए तब। ठीक है? तो अब हम लोग मैम किसी को बीपी की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्ट्रेस की वजह से अचानक कुछ घंटों के लिए हाई बीपी हो रहा है या 1-2 दिन के लिए, तो उसमें क्या उसको देना चाहिए? ऐसे में पहले तो उन लोगों को अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हम चेन सिस्टम में बोलते हैं वो करवाएंगे। आप जिसको भी ये चीज़ करवाएंगे, और कभी कभी क्या होता है ना कि कभी 2-4 कुछ चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं सडन कोई, और कुछ का क्या होता है कि कुछ की ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जब भी कोई चैलेंज आएगा, चाहे उनका पूरा जीवन गुजर गया है, ठीक है, लेकिन जब कोई चैलेंज आएगा तो उतने टाइम वो अपनी पास्ट वाली सिचुएशन में ही आ जाएंगे या कंडीशन में आ जाएंगे और फिर वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो है हमने एक नेचर बना रखा है। कुछ लोगों को छिपकली से डर ही लगता पूरा जीवन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमने अपना नेचर डेवलप हो गया, इसको हमने ठीक नहीं किया है, तो ये एक सिचुएशन हो गई। लेकिन ये सिचुएशन समस्या नहीं है। ठीक है, ये समस्या नहीं है, आदत है। समस्या होना और एक हैबिट का पार्ट होना, दोनों में अंतर होता है। ठीक है, तो जब कोई ऐसी समस्या हो कि सडन किसी का बीपी हाई हो गया, लो हो गया, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हो गया, तो उसे कोई समस्या नहीं बोला जाएगा। उसको आप डेली अगर सही ढंग से प्राणायाम करते हैं और माइंड सेट करते हैं, और प्राणायाम 20 मिनट्स वाली की बात करते हैं, क्योंकि 20 मिनट से पहले कोई भी प्राणायाम आपकी बॉडी को सपोर्ट नहीं करता। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा है, उसको आप करेंगे और मन से कर रहे हैं, नेवल ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं, तो आपको इफेक्ट दिखाई देगा। ठीक है, और कुछ हमें अपना नेचर जब संकल्प करते हैं तो वहाँ संकल्प भी करने चाहिए कि जो हमारी कमजोरी है वो हमारे से बाहर जा रही है। इसी बात के तो संकल्प करवाते, नहीं तो वहाँ संकल्प किसके लिए कर रहे हैं। जो हमारी बैड हैबिट्स हैं या जो वीक पॉइंट्स हैं वो हमारे से दूर जा रहे हैं, ये संकल्प में। तो जब हम लोग बाहिर कुंभक करते हैं तो वहाँ ऐसे संकल्प करेंगे, जो हमें स्ट्रेंथ चाहिए, एक ताकत चाहिए, वो हम जब अंतर कुंभक करें वहाँ संकल्प करेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं जो हमारे हार्ट है, हार्ट 4 चैम्बर्स में डिवाइड है। किसको बिल्कुल सही से बता सकते हैं कि हार्ट में जो 4 चैम्बर्स हैं इनका वर्क क्या है, फिर हम बस सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करके आगे बढ़ जाएंगे। किसी को ऐसा लग रहा है, याद है कि हमारे हार्ट का वर्क क्या है? चलो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। जो हमारा हार्ट है इसके 4 चैम्बर्स हैं। इसमें ऊपर लिखा हुआ सुपीरियर वेना का और फिर नीचे लिखा हुआ इन्फीरियर वेना का। इसका मतलब जो हमारा ऊपर के अंग हैं उन सब का जो ब्लड है वो, और जो इन्फीरियर वेना को मतलब हाफ बॉडी जो हमारी ऊपर की वो, और फिर नीचे जो हमारे हाथ पैर हैं इनका। तो ये क्या है, यहाँ से जो इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, कौन सा ब्लड? इम्प्यूरिफाइड ब्लड, वो कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। इम्प्यूरिफाइड ब्लड हार्ट में जाता है, और हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाएगा। ठीक, हार्ट से कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। और लंग्स से किस गैस को बाहर करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, बिल्कुल सही, इतना समझ में आया। ठीक है, तो ये हो गया एक पार्ट। अब देखते हैं जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं उसमें से पहले हमारा क्या आ रहा है? राइट एट्रियम, फिर नीचे राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम जो हमारा फर्स्ट रूम है, वहाँ जो ब्लड है वो ब्लड वहाँ से कहाँ आएगा? तो राइट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो पहले कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कवा और इन्फीरियर वेना कवा से राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम के बाद अब क्या है? ट्राइकिस्पिड वाल्व है। तो राइट एट्रियम के बाद जो हमारा रूम है उससे ब्लड किस में आ रहा है? राइट वेंट्रिकल में आ रहा है। तो राइट, जब कोई एक कमरे से दूसरे कमरे में आएगा तो वहाँ कोई दरवाज़ा होगा, उस दरवाजे का नाम क्या है? ट्राइकिस्पिड वाल्व है। 2 रूम है, पहले ब्लड कहाँ आया? इम्प्यूरिफाइड ब्लड राइट एट्रियम में आया। सुपीरियर वेना के वो ऊपर के अंगों से, इन्फीरियर नीचे के अंगों से। इम्प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में आया। ये फिर ऊपर नीचे दोनों से उसमें आएगा, सुपीरियर वेन केवा से और इंफीरियर वेन केवा से, दोनों से ऊपर। हम लोग बोलते हैं ना अपर लिम्स लोअर लिम्स, बोलते हैं ना हाफ बॉडी, ऊपर की बॉडी नीचे की बॉडी, तो 2 पार्ट में तो डिवाइड है हम लोगों का।
तो दोनों, तो ऊपर के जो अंग हैं या ऊपर का हाफ बॉडी है ये किसमें, सुपीरियर में जा रहा है, जो नीचे का है वो इंफीरियर में जा रहा है। तो दोनों का इम्प्यूरिफाइड ब्लड कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम पहले कमरे में आएगा, पहले चैम्बर में आएगा, ठीक। फिर उस चैम्बर से दूसरे चैम्बर में आएगा जिसका नाम है राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो इसके बीच में कौन सा दरवाजा है, ट्राइकिस्पिड वाल्व है, ठीक। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब कहाँ जाएगा, जो हमारा ब्लड है यहाँ से देख रहे हैं हम लोग, अब जा रहा है ब्लड हमारा सीधा लेफ्ट आर्ट्रियम की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या कर रहा है, ये ब्लड किसके लिए जाएगा, प्यूरिफाइड होने के लिए, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम है और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल भी है, दोनों दिख रहे हैं हम लोगों को, दोनों साइड दिख रहा है कि लेफ्ट आर्ट्रियम भी है, वेंट्रिकल भी है। तो पहले हमारा आर्ट्रियम, फिर वेंट्रिकल, फिर हमारा लेफ्ट में जा रहा है, तो लेफ्ट पहले नीचे से देखेंगे तो वेंट्रिकल में जा रहा है, फिर उसके ऊपर देखेंगे तो आर्ट्रियम में जा रहा है। रूम कितने हैं हमारे, 4 हैं, ठीक। अभी बस इतना बोल के, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए अभी हम यहाँ कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, अभी इसको आगे बताएंगे क्या करना है। तो यहाँ वाले 2 वाले रूम का हमको क्लियर हो गया, आर्ट्रियम वेंट्रिकल से हमारा लेफ्ट साइड में ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब ब्लड लेफ्ट साइड में जाएगा तो कहाँ पहुँचेगा, हमारे लंग्स में पहुँचेगा, ठीक है। तो लंग्स में क्या है, पल्मोनरी वेन लिखा हुआ है ऊपर दिख रहा है, ठीक है। पल्मोनरी वेन किससे जुड़ी हुई है, हमारे लंग्स से जुड़ी हुई है, जहाँ पर ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आ रहा है। अब क्या होगा कि जो प्यूरिफाइड ब्लड हो जाएगा, तो प्यूरिफाइड ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, सीधा सीधा हमारा अरोटा में जाएगा, जो सबसे ऊपर दिख रहा है वो, ठीक। आपके क्वेश्चन जो आएंगे उसके अनुसार भी बता रहे हैं और यहाँ से भी दिखा रहे हैं। तो वो जो अरोटा में आएगा, तो अरोटा का क्या है, एक अरोटा, अगर अरोटा है तो अरोटा का दरवाज़ा कौन सा होगा, जो अरोटिक वाल्व दिख रहा है, ठीक। अभी इसको पूरी कहानी के फॉर्म में पूरा सेट करके बताते हैं। तो ये क्या हो गया, तो अरोटा क्या है, जो हमारा ब्लड प्यूरिफाइड हो जाएगा, कौन प्यूरिफाइड कर रहा है, लंग्स कर रहे हैं, तो प्यूरिफाइड ब्लड को कहाँ भेजा जाएगा, अरोटा में भेजा जाएगा। अरोटा क्या है, महाधमनी है, और अरोटा से ही पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगा। अरोटा में क्या होगा, पूरी बॉडी से जो पूरी बॉडी का जो ब्लड है या अरोटा से या पूरी बॉडी में हार्ट के थ्रू सप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक। अब इसके आगे हम लोग कल बताएंगे, बस आज आप केवल इसका जो कुछ इसका मटेरियल है 4th में ये पूरा पढ़ के रखेंगे। कल हम इसको पूरा अच्छे से यही डिफ़ाइन करेंगे, और कल आपको एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो दिखाएंगे, 2 से 3 मिनट का, जिसमें आप देखेंगे कैसे फंक्शन होता है हार्ट का, ठीक। बस उतना दिखाएंगे वो, और आप पढ़ के रखेंगे। तो कल लगभग 2-3 जो हम लोगों के ये हैं, क्या बोलते हैं, सिस्टम है, इनको कंप्लीट करना है। तो ये आप कंप्लीट कर लेंगे, इसके नीचे वाला देख लेंगे, पढ़ के रखेंगे, बाकी रिवीजन का हम देखेंगे, ठीक। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। मैम मैं ना ये एक वीक प्रैक्टिकल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, क्योंकि सुबह 6:30 बजे का मेरे वो ऑफलाइन वाले मेंबर्स आ जाते हैं। कोई बात नहीं, आराम से आप करिए, आप अपना सिलेबस सामने रख लीजिए, उसमें देखते जाइए, कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमसे या हेमंत भैया से पूछ लेंगे, और या फिर संडे के दिन ज्वाइन कर लेंगे, जी जी। बस इतना कर लेंगे। चलिए सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि।